Hello everyone. Now this is the last part of your discussion about your excretory products and their elimination. The renal failure or also known as kidney failure. आपने जो commonly word सुना होगा kidney failure कि किडनी फेल हो गई उसकी किसकी someone. Okay. So kidney failure or renal failure. So what is this condition? It is the condition in which kidneys stop to function normally, in which kidneys stop producing normal amount of urine. They stop producing excreting normal amount of urea and other wastes. मतलब इसका है decrease or complete stoppage of glomerular filtration by kidneys is known as kidney failure और renal failure. किडनियां खराब होगी मतलब क्या, किडनी उनका काम ठीक से नहीं कर रहे. उनका मेन काम क्या है, यूरिन बनाना, फिल्टर करना ब्लड को, लेकिन वो फिल्ट्रेशन का काम ठीक से नहीं कर रहे. दैट इज योर किडनी फेलियर. अब इसके दो प्रकार हो सकते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट रीनल डिसीज या किडनी फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर. क्रोनिक रीनल फेलियर. पहले तो दो शब्द देख लो, एक्यूट क्रोनिक, दो शब्द आएगा यहाँ पे. सो आपको कई बार दिखेंगे एक्यूट निमोनिया, क्रोनिक निमोनिया, एक्यूट जॉन्डिस, क्रोनिक जॉन्डिस. डिसीजेस के दो प्रकार रहते हैं, एक्यूट और क्रोनिक. तो जहां पे भी एक्यूट वर्ड आएगा तो समझने का दैट डिसीज इज डेवलप्ड सडनली, अचानक से हो जाती है वो बीमारी. ओके, पता अचानक से एकदम से दर्द उठने लग जाता, किडनी दुखने लगती, किडनी के साइड में पेन होता, उसको दुखना शुरू हो जाता अचानक से. ओके, बट द क्रोनिक डिसीजेस दे ग्रो प्रोग्रेसिवली. जनरली वो प्रोग्रेसिवली डेवलप होते, धीरे धीरे अंदर का अंदर डेवलप होते, आपको पता भी नहीं चलता और अचानक से एक दिन आपके सामने सरप्राइज कि आपकी किडनी खराब हो गई. ओके, सो इस तरीके से धीरे धीरे ग्रो होने लगी, मतलब ज्यादा खतरनाक है, पता भी नहीं चलता. ये अचानक से पता चल जाएगा, दर्द उठेगा एकदम से, आप जाके इलाज करा सकते. एंड देयरफॉर दे आर रिवर्सिबल मतलब ठीक हो सकती है ये डिसीज, बट दिस इज इरिवर्सिबल. यू कैन नॉट, इट इज नॉट इजीली क्यूरेबल. आपको ठीक नहीं होंगी, क्यूरेबल नहीं रहते ज्यादातर, क्योंकि बहुत दिनों से आपकी किडनी को डैमेज होते आ रहा है. धीरे धीरे इतनी ज्यादा किडनी डैमेज हो जाती कि अल्टीमेटली उनको आप कुछ नहीं कर सकते. आपके पास ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता. ये तो भी डिसऑर्डर कैसा रहता, कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद सम ग्रोथ, some changes can be seen, medical improvements can be seen, and that person can live for longer period as compared to the person suffering from CRF, that is chronic disease. ओके, तो ये ऐसी डिसीज, ज्यादातर जो भी एक्यूट डिसीज रहती है सडनली अप्रोच होती है आपके सामने और अचानक से दर्द शुरू हो जाता, जबकि क्रोनिक डिसीज धीरे धीरे डेवलप होती, ग्रेजुअल टाइमिंग के बाद, एक प्रोग्रेस के बाद वो आपके सामने आती. ओके, सो दे आर लॉन्ग टर्म डिसीज, दे आर शॉर्ट टर्म एंड सडनली अकरिंग डिसीजेस. ओके, डेवलपमेंट कैसी समझ में आ रहा, डेवलप्ड बाय सडनली, डेवलप्ड रैपिड, प्रोग्रेसिवली एंड स्लोली. ओके, इनका कॉज क्या रहेगा. अच्छा, इनके आपको पहले सिम्टम्स क्या रहेंगे, आपको दिखेगा कैसा, कॉज तो बाद में पता चलेगा ना, पहले आपको सिम्टम्स दिखेंगे कि यार किडनी दुख रही. सो सबसे पहला सिम्टम रहेगा ओलिगोयूरिया. इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है ओलिगोयूरिया. व्हाट इज ओलिगोयूरिया? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन लेस देन नॉर्मल अमाउंट. ओलिगोयूरिया इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. आपके जो डेफिनेशन देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें ऐड कर दो डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन लेस देन नॉर्मल. सो हमारा अमाउंट कितना रहता है पर डे, हम 1 से 1.25 लीटर 1.5 लीटर तक यूरिन तैयार कर सकते, लेकिन ये पर्सन में लेस देन 50 ml यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्सन पर डे. 50 ml से कम, लेस देन 50 ml यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्सन पर डे. और छोटे बच्चों में तो 0.5 ml ऑफ यूरिन पर kg पर आवर इन इन्फेंट्स. छोटे बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती. तो छोटे बच्चों में यूरिन फॉर्मेशन वजन के हिसाब से रहता. अगर 5 किलो का बच्चा है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 6 किलो का बच्चा है, 3 किलो का बच्चा है तो उसको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करो. और 1 घंटे में, अब बच्चों की यूरिनेशन कंट्रोल में नहीं रहती, अनकंट्रोल रहता, उनका इनवॉल्यूंटरी रहता.
राइट। सो उनमें भी यूरिन फॉर्मेशन इससे भी कम रहेगा, लेस देन 0.5 ml of urine per kg of body weight per hour in that infants or children. So this is the symptom, main symptom of that kidney acute kidney failure. यूरिन कम फॉर्म होना अपने आप में लो GFR, that is glomerular filtration rate is reduced in this person. Okay, then what is the symptom in your chronic renal failure? So here there will be a symptom of anemia and reduced kidney size. Anemia and reduced kidney size. There will be low GFR also. Low GFR will be also there. कम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो जाएगा, यूरिन इतना कम नहीं बनेगा, बट धीरे धीरे यूरिन का अमाउंट कम होगा। इसमें अचानक से यूरिन बनना कम हो जाएगा, आज आ रहा पेशाब नॉर्मल, कल आएगा, 2-4 दिन के बाद अचानक से सडनली उसको पेशाब कम आना, एकदम कम पेशाब करेगा वो बंदा, तो उसको एक्यूट डिसीज हो सकती। लेकिन ये पर्सन में धीरे धीरे आज 1 लीटर है, फिर कल एकदम 980, फिर 900, फिर ऐसे कुछ महीनों के अंदर वो डिसीज डेवलप होंगी, बहुत स्लो। तो इसमें कोई यूरिन कम होना उसका एक सिम्टम नहीं, इसमें सडनली ओलिगोयूरिया वाली कंडीशन आ जाए। इसमें किडनी का साइज कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा वो पर्सन को, क्योंकि किडनी का मेन काम है इरिथ्रोपोएटिन और कैल्सिट्रायोल सिक्रेट करना। सो इसके बोन्स भी थोड़े से ऑस्टियोमैलाशिया, माल फॉर्म्ड बोन्स, ऑस्टियो मतलब बोन्स, मैलाशिया माल फॉर्मेशन। सो बोन्स आपके ठीक ठाक नहीं बनेंगे, कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि कैल्सिट्रायोल भी सिक्रेट करती किडनी, राइट। तो आपके जो ब्लड कम हो जाएगा, बिकॉज इरिथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय किडनी, बट किडनी इज नॉट वर्किंग नॉर्मल, हेंस ब्लड विल बी देयर लो देयर इन दैट पर्सन। बोन्स भी उसके मजबूत नहीं रहेंगे, फिर धीरे धीरे किडनी का साइज कम होने लगेगा, किडनी के फिर अंदर GFR बनना, मतलब अपना फिल्ट्रेशन कम होगा, और फिर उसको धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ओके, ये पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट है डिक्रीज GFR अलॉन्ग विथ ओलिगोयूरिया। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस डिसीज समझ में आ रहा है, कैरेक्टराइज कैसा करने का। द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर इज ओलिगोयूरिया। हियर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर दिस। बोथ द डिसीजेस आर आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई कैसा करने का है, टेस्ट कैसा करने का है, बाय इंक्रीज्ड क्रिएटिनाइन लेवल इन ब्लड, क्रिएटिनाइन लेवल इन ब्लड, दोनों की टेस्टिंग वैसी करते, ब्लड में क्रिएटिनाइन का लेवल बहुत बढ़ जाता। अभी क्रिएटिनाइन क्या रहता, मैंने आपको पहले बोला था कि बता दूंगा। सो दिस इज हियर, क्रिएटिनाइन इज अ सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ योर मसल कंट्रैक्शन। मसल्स के अंदर क्रिएटिनाइन फॉस्फेट नाम का एक केमिकल रहता, व्हिच इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड, जस्ट लाइक योर एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसा रहता है एटीपी, तो एटीपी का भाई रहता क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। दैट क्रिएटिनाइन फॉस्फेट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल प्रोड्यूस क्रिएटिनाइन एंड फॉस्फेट ग्रुप, and it will release energy. So that energy can be utilized by muscles for quick contraction and relaxation. So ये अपना एनर्जी सोर्स है क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, और उसके ब्रेकडाउन से क्रिएटिनाइन तैयार होता, और वो क्रिएटिनाइन फिर ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता, अपन उसको एक्सक्रीट कर देते, फॉस्फेट ग्रुप फिर एटीपी वगैरह के काम में आ जाएगा, और एनर्जी से अपन अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकते। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिनाइन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनाइन। जितना क्रिएटिनाइन तैयार होता उतना ही क्रिएटिनाइन अपनी बॉडी किडनीज एक्सक्रीट कर देते। मतलब अगर आपको यूरिन कम बनेगा तो आपकी बॉडी में जो क्रिएटिनाइन तैयार हो रहा वो एक्सक्रीट नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में ही जमा होना शुरू हो जाएगा। सो ओवरऑल क्या होगा, आपके ब्लड में क्रिएटिनाइन का लेवल हमेशा बढ़े वाला रहेगा इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस डिसीज। दैट पर्सन विल देन फाइंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग, टायर्डनेस लगेला रहेगा, और एक किडनी अगर रही, 2 किडनी नहीं रही, तो फिर एक किडनी रहने के बाद ये क्रिएटिनाइन उसकी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा काम किया, कुछ भी कोई भी भागदौड़ किए, बच्चों वगैरह ने ऐसा कुछ करे, तो फिर उनके अंदर क्या होगा, ये क्रिएटिनाइन का लेवल थोड़े से में बढ़ जाएगा और वो थक जाएगा। ज्यादा फूड खा लिया तो फूड में भी अगर उसको क्रिएटिनाइन ज्यादा मिलने लगेगा, वो तो तैयारी होता, तो वो फूड भी फिर वो थूक देगा, वापस से उल्टी कर देगा, क्योंकि ये क्रिएटिनाइन जाके सब परेशानी करने वाला है। और एक क्रिएटिनाइन का लेवल इसके लिए कम से कम रहना पड़ेगा वो बॉडी में, जितना उसकी किडनी एक्सक्रीट कर सकती उतना ही उसको इनटेक करना पड़ेगा। ओके, सो अगर ये क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ गया तो फिर वो बच्चा सुस्त हो जाएगा, उसमें गिडीनेस आ जाएंगी, मतलब ड्रॉजीनेस, उसको सुस्ती आएंगी, फिर पैरों में अगर जमा हुआ तो पैरों में सूजन वगैरह आना, ये आप किडनी पेशेंट्स में आमतौर पे देख सकते हैं। ओके, अपने को कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनने का है ना, मुझे उसके बारे में ज्यादा आपको इंटरेस्टेड नहीं है इतना ज्यादा, देख सकते बस पेशेंट को आप स्टडी करो
किडनी फेलियर का पेशेंट अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके जो ब्लड रिपोर्ट रहेगी उसमें आपको क्रिएटिनाइन का लेवल हाई मिलेगा। आपको स्टेट बोर्ड में एक फोटो दिया लीजिए तो यहाँ पे पैथोलॉजी लैब रिजल्ट्स दिया है आपको, तो जिसमें ए और बी ऐसे दो पेशेंट्स के रिजल्ट्स हैं। उसमें ए रिजल्ट में अगर आप क्रिएटिनाइन का लेवल देखेंगे तो बहुत हाई बताया वाला है उसका एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रेंज, और बी वाले में शुगर लेवल ज्यादा बताया वाला है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल शुगर लेवल। तो ए वाला जो पेशेंट है वो किडनी फेलियर का पेशेंट हो सकता है, और बी वाला जो पेशेंट है वो आपका डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट हो सकता है, क्योंकि उसको डायबिटीज, या ग्लूकोज यूरिया का पेशेंट हो सकता है क्योंकि उसके यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, और ग्लूकोज का प्रेजेंस होना मतलब ग्लूकोज यूरिया। सो क्रिएटिनाइन लेवल इज द वेल बेस्ट इंडिकेशन, बेस्ट फाइंडिंग फॉर स्टडीइंग द रीनल फेलियर्स। ओके, तो क्रिएटिनाइन नहीं बढ़ना चाहिए ऐसे पर्सन्स का। इसके लिए उनको फिर क्या करना चाहिए, क्रिएटिनाइन जिसमें कम मिलेगा ऐसा फूड खाओ। वैसे तो क्रिएटिनाइन तैयार हो ही जाता अपनी बॉडी में, तो इसके लिए उनकी जितनी कैपेसिटी है, उनकी किडनी जितना टॉलरेट कर सकती है उतना ही उनको खाना पीना वगैरह, ज्यादा भागदौड़ के काम भी वो नहीं करने चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2 डिसीजेस। इनके कॉजेज देख लेते बस। सो कॉज ऑफ दिस ARF इज द इंटेक ऑफ सम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता, देन योर इंक्रीज बीपी या डिक्रीज बीपी की वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बदल जाएगा, और उसकी वजह से आपको फिर फिल्ट्रेशन कम होगा और आपकी किडनी फिर कम कचरा तैयार करेगी। प्लस नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब आपके नेफ्रॉन के लिए कुछ टॉक्सिक ऐसे आपने ड्रग्स खाए, गोलियां वगैरह आपने एक्स्ट्रा खाए, जनरली पैरासीटामोल वगैरह जो खतरनाक गोलियां है, लिटरली खतरनाक है। मैं आपको प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लूंगा। सर दर्द के लिए सबसे फेमस गोली जो आप खाते, आपको पता है कौन सी गोली है, सी से नाम आता, तो वो जो गोली खाएंगे अगर आप, तो फिर उसकी वजह से आपको अगर एक्सेस अमाउंट में रोज खाते, कुछ लोग एक से असर नहीं होता तो 2 खाते, एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई भी मेडिकेशन लेना विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा खतरनाक रहता। और अगर आप सस्ते में इलाज करने का देखते, एक एनासिन खा लेंगे, ये गोली खा लेंगे, वो गोली खा लेंगे, गोले की वजह से आपकी किडनी है उनको फिल्टर नहीं कर पाती, वो वहीं पे रह जाती है और आपके नेफ्रॉन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती। आपको ओवरऑल नेफ्रॉन को फिर डिसीज होंगी और फिर वो किडनी ठीक से काम नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर एक्यूट, अगर आपको बहुत ज्यादा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन, अपन ने नेफ्राइटिस देखे थे, प्रोटीन एक्यूमुलेशन होगा किडनी में और किडनी में स्वेलिंग आएंगी, सूजन वगैरह आएंगी, लेकिन बाद में किडनी का साइज कम होने लगेगा। ये कंटिन्यूअस पीरियड के लिए होता रहा, बार बार आपको इन्फेक्शन होता रहा नेफ्रॉन का, तो आपको फिर उसकी वजह से आपकी किडनियां हमेशा के लिए खराब और डैमेज हो सकती। सो आपको किडनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ड्रिंक अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। कुछ ऐसे फूड कम खाओ जिसमें ऑक्सैलिक एसिड वगैरह है, कैल्शियम ऑक्सैलेट वगैरह आपको पता होगा, जिनसे स्टोन्स हो सकते हैं, ऐसी चीजें कम खानी चाहिए। प्लस इसी के साथ में एक्सरसाइज, योगा आपको बहुत जरूरी है, जो लोग नहीं करते। ओके, अदरवाइज फ्यूचर में उनको जाके ये डिसीजेस हो सकते, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं, बारीकी से ध्यान दिया जाए तो फिर रामदेव बाबा से ज्यादा ज्ञान मैं दे सकता आपको, बट इट्स इनफ यहाँ पे कि आपको क्या बताना पड़ेगा आपकी किडनी फेलियर के लिए, आपको ना हो तो क्या करें। ओके, वो पार्ट को ऐसा मत लो, रामदेव बाबा वाला पार्ट, योगा करना चाहिए, आई सपोर्ट इट। सो दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एक्सरसाइज इज एसेंशियल, मोस्ट एसेंशियल फॉर योर गुड हेल्थ। सो दैट इज ऑल्सो एसेंशियल कि आप किडनीज का ख्याल। Okay, so these are the 2 diseases that are associated with kidney failure, acute and chronic. ठीक है. Now let's see what is done in case of kidney failure. So there are 2 options. You can go for directly kidney transplant, or you can go for hemodialysis or dialysis. So let's see first of all what is dialysis, then we will discuss about your transplant. What is dialysis? कई बार सुना होगा आपने शब्द डायलिसिस। पेशेंट है, किडनी पेशेंट, उसको डायलिसिस के लिए लेकर जा रहा है, डायलिसिस के लिए लेकर जा रहा है। क्या होता है डायलिसिस? तो अपने यहाँ पे भी कई हॉस्पिटल से जहाँ पे डायलिसिस होता, गवर्नमेंट ने तो उसके लिए फ्री कर दिया है डायलिसिस। इनडायरेक्टली होता क्या डायलिसिस में, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है पेशेंट को, उसकी किडनीज ठीक से कचरा दैट इज वेस्ट फिल्टर नहीं कर पा रही। मीन्स इफ दैट पर्सन इज अनेबल टू फिल्टर दी वेस्ट, दैट वेस्ट विल एक्यूमुलेट इनसाइड दी बॉडी, कचरा बॉडी में ही जमा होगा, और बॉडी में जमा होने से फिर और परेशानी हो सकती, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता। हार्ट अटैक तो सबसे पहले आएगा, बचा ली चीजें अगर और बच गया हार्ट अटैक से तो फिर लीवर, ब्रेन, यहां तक भी वो क्रिएटिनिन और खतरनाक असर दिखा सकता।
ठीक है। सो हमारा काम क्या रहेगा फिर, किसी भी तरीके से जब किडनीज आपके काम नहीं कर रहे, वेस्ट को रिमूव नहीं कर रहे, तो किसी ना किसी तरीके से ब्लड में से कचरा बाहर निकालना है। क्या है लॉजिक समझ में आ रहा है? ब्लड में से कचरा बाहर निकालना है। किडनी निकाल रही तो ठीक, अदरवाइज हमें ब्लड को बाहर निकालना पड़ेगा और ब्लड को इस तरीके से फिल्टर करना पड़ेगा कि उसमें का यूरिया, क्रिएटिनाइन, ये वेस्ट बाहर निकल जाए। ओके, सो इसके लिए एक टेक्निक डिजाइन करने वाली है हीमोडायलिसिस और दूसरी है पेरिटोनियल डायलिसिस। सो लेट्स सी फर्स्ट वन, हीमोडायलिसिस। व्हाट इज हीमो? हीमो मींस ब्लड एंड डायलिसिस मींस रिमूवल एंड लिसिस मींस सेपरेशन और ब्रेकडाउन। सो रिमूवल ऑफ योर ब्लड आउटसाइड द बॉडी एंड फिल्ट्रेटिंग, डाया मतलब एक मेम्ब्रेन रहेगा कोई तो भी जो फिल्टरिंग का काम करेगा, जैसे हमारे नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलोफैन पेपर्स या सेलोफैन पेपर्स मेम्ब्रेन इनका यूज करेंगे, सेलोफैन मेम्ब्रेन इनका यूज करेंगे। आपको मैं फोटोज बताते जाऊंगा क्या रहता है डायलाइजर वगैरह, प्लस आपके सामने जो स्टेट बोर्ड की फोटोज आ रही देखते चलो, प्लस थोड़ा सा नॉलेज रखना जरूरी है, भले ही नीट में दिया वाला नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेलोफैन मेम्ब्रेन क्या रहेगा, एक डायलिसिस यूनिट रहता है इस तरीके से, एक मशीन रहती है ऐसी, ओके, उसके अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे ऐसे कागज लगे रहेंगे, वो कागज के अंदर बारीक जगह रहेंगी जिनके अंदर से ब्लड फ्लो होगा, प्लस इसके आजू बाजू ब्लड प्लाज्मा जैसा फ्लूइड पड़ाला रहेगा। ओके, ब्लड प्लाज्मा जैसा फ्लूइड पड़ाला रहेगा, ब्लड प्लाज्मा, उसके अंदर वाटर रहेगा, लिक्विड अपना एकदम वाटर भी फिल्टर वाटर रहेगा, उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस रहेंगे, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स रहेंगे उसके अंदर। ओके, इस तरीके से बस उसमें वेस्ट नहीं रहेंगे, बस उसमें क्या नहीं रखने का, वेस्ट। ये जो पानी भर रहे हैं अपन इसमें, देखो इधर पानी डालने के लिए भी पाइप, इधर से पानी निकालने के लिए भी पाइप, तो इधर से अपन ब्लड प्लाज्मा जैसा फ्लूइड लाइक ब्लड प्लाज्मा, फ्लूइड जस्ट लाइक योर ब्लड प्लाज्मा विच इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब उसका कंसंट्रेशन सेम एज दैट ऑफ योर ब्लड प्लाज्मा। वो फ्लूइड यहाँ से रन करेंगे इसमें और वो पूरे आपकी ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन से सेलोफेन ट्यूब्स है उनके आजू बाजू घूमेगा और वो फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसको बाहर निकालने के लिए जगह और उसको फेंक दे। अब आपका ब्लड कहां से डालने का, और ये पूरे मेम्ब्रेन से जुड़े वाले रहेंगे ये ट्यूब के पास, इधर और इधर भी ये ट्यूब को, ब्लड ये पानी में मिक्स नहीं होगा, ब्लड ऐसा यहां से आएगा, ये ट्यूब्स के अंदर से जाएगा और वो जो मेम्ब्रेन पतले पतले उनके अराउंड एक्सचेंज ऑफ वेस्ट होगा, ब्लड में से पूरा वेस्ट बाहर निकल जाएगा पानी में, क्योंकि पानी में वेस्ट नहीं है। सो ऑटोमेटिकली ब्लड में से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट है, सो वेस्ट विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यूरिया ब्लड में से निकल के ये लिक्विड में चले जाएगा और वो लिक्विड बहते रहेगा, मतलब वो लिक्विड बाहर फेंकते रहेगा पानी को। ओके, सिंपल प्रोसेस रहेगी बहुत। और यहाँ से ब्लड इधर से बाहर ब्लड नहीं निकलेगा, ब्लड में का यूरिया, वेस्ट, क्रिएटिनाइन ये सब एक्सक्रीट हो जाएंगे और ब्लड वापस से कलेक्ट हो जाएगा और वापस से अपन उसको पेशेंट की बॉडी में छोड़ देंगे। ठीक है, सो आपके सामने जो फोटो आ रहा है अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि पेशेंट के जनरली रेडियल आर्टरी, दिस इज रेडियल आर्टरी, यहाँ पे रहेंगी रेडियल आर्टरी। ओके, सो रेडियल आर्टरी में से जनरली यहाँ से या फिर यहाँ से ह्यूमरल आर्टरी, यहाँ पे से एक बड़ी सी पिन लगाएंगे, एक सिरिंज इंसर्ट करेंगे, उससे ब्लड बाहर निकालेंगे। सो वो जो ब्लड आ रहा है वो पेशेंट का, दैट ब्लड, ओके, इट्स प्रेशर इज मेजर्ड, उसका ब्लड प्रेशर देखते पहले। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हिपैरिन का इंजेक्शन दिया है आपको, हिपैरिन फोटो में जैसा दिया है, देखो मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से ड्रॉ कर रहा, हिपैरिन का इंजेक्शन डालना पड़ेगा। What is heparin? It is natural anticoagulant. It prevents the coagulation of blood. ब्लड का ऐसा कोई बोला जमा नहीं होगा, कोई गोला जमा नहीं होगा, नहीं तो ब्लड बॉडी के बाहर निकलते ही क्लॉट होना शुरू हो जाता, जमना शुरू हो जाता। तो अगर आप बॉडी में से बाहर निकालेंगे तो ब्लड यहाँ पे जम जाएगा। ओके, तो ब्लड ने जमना नहीं, ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होना, इसके लिए अपन कौन सा इंजेक्शन डालेंगे, हिपैरिन का इंजेक्शन यहाँ से देंगे और फिर ब्लड आगे फ्लो होगा, पतला हो जाएगा ब्लड और फिर ब्लड यहाँ से फ्लो के इधर आएगा, उसमें से कचरा बाहर चले जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, बिकॉज द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग हियर इट इज कॉल्ड डायलाइजेट। वो जो फ्लूइड रहता है उसको क्या बोलते हैं, डायलाइजेट। जो फ्लूइड मैंने बोला अभी ब्लड प्लाज्मा जैसा, इट इज डायलाइजेट, इट इज हैविंग ऑल द कंपोनेंट सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट wastes. Therefore the waste from blood in the membrane, that waste will come out in the fluid. From the blood waste will come out into the fluid and the blood will then come here through a vein
the blood is reinserted into the patient's body, ब्लड वापस बॉडी में चले जाए। तो इस तरीके से इधर से ब्लड निकालते रहेंगे पेशेंट की बॉडी में से और इधर से ब्लड वापस डालते रहेंगे। बस समझ लो ये एक आर्टिफिशियल किडनी है। दिस डायलिसिस इज यूनिट is an artificial kidney which is filtering your blood is being sent back to the body and the waste is being removed by the dialysis unit। समझ में आ रहा? Hence it is also known as artificial kidney, also known as artificial kidney। तुमको कोई प्रोसेस नहीं पूछने वाला, बट स्टेप वाइज क्या है, the blood is removed from a suitable artery and it is injected with heparin to prevent the clotting of blood। This blood is then flown through the dialysis unit or the cellophane membranes, it is made up of cellophane papers or cellophane membranes which act as your nephrons, and they will filter the waste into the dialysate fluid which is flowing through the dialysis unit। The blood will come back, it will be reinserted to the vein and that vein will carry, वही vein radial vein के पास, radial artery के पास radial vein वही डालेंगे, okay, and then it will go back to the body। But this process is very slow process, it will take at least 3 to 4 hours for filtering the complete blood। आपको लगेगा सर ऐसे कैसे ब्लड बहुत फास्ट फ्लो हो जाएगा, बट दी fluid में the movement of your urea etc, that movement is very slow and hence blood should be taken out at a slow rate। तो यहाँ पे ये प्रोसेस स्लो हो जाती है, इसका ये डिसएडवांटेज है। बट व्हाट इज द एडवांटेज, इट कैन रिप्लेस द फंक्शन ऑफ योर डैमेज्ड किडनी, इट कैन फिल्टर योर ब्लड, दिस इज द मेन एडवांटेज एंड दिस कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द पेशेंट। आप यहाँ पे पेशेंट को थोड़ी सी जिंदगी दे सकते हैं क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का काम करे। लेकिन फिर से दूसरा ड्रॉबैक क्या रहेगा, पहला तो ड्रॉबैक क्या, इट इज स्लो। दूसरा ड्रॉबैक क्या रहेगा, इट कैन नॉट रिप्लेस ऑल द फंक्शंस ऑफ अ नेचुरल किडनी। Natural kidney also secretes hormones, erythropoietin, calcitriol and renin, but this dialysis machine is an artificial machine and hence it cannot secrete the hormones like your natural kidney। So एक प्रकार से देखें तो ये क्या करेगा, किडनी के जैसा फिल्ट्रेशन तो कर देगा लेकिन हार्मोन प्रोडक्शन वाला काम नहीं कर सकता। Therefore it is not exactly similar to kidney। One manner, on one hand it is filtering the blood just like your kidney but at a slow rate, as well as it is not producing your hormones, hence it cannot replace all the functions of a kidney, it can replace only filtration wala function, okay। Like this is your hemodialysis, take out the blood out of body, filter it through the hemodialysis or dialysis unit। Secondly, sometimes peritoneal dialysis is also done, in which what happens, an artificial kidney is not used, the peritoneal dialysis, second one, peritoneal dialysis, in which peritoneal membrane is used as dialyzing membrane। which membrane, peritoneal membrane। वो जो पेशेंट है उसकी बॉडी में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हर ऑर्गन के आजू बाजू रहता, इंटरनल ऑर्गन के आजू बाजू एक पतला मेम्ब्रेन रहता, आपको मैंने बताया था। सो आपके जो फॉर एग्जांपल अब वो जो पर्सन है वो बैठा रहा है यहाँ पे, ये उसकी कमर है, सो कमर के पास से इधर से उसको ट्यूब्स लगा के दे देते और उसका जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है लीवर वगैरह का, जो इधर से लीवर है, स्टमक है, ओके, और इनके आजू बाजू ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है इधर से, ठीक है। सो क्या करते, आपका जो ब्लड रहेगा वो ब्लड की जो आर्टरी रहेंगी वो आर्टरी को यहाँ पे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से आर पार लेके जाते और जो ब्लड फ्लो होगा इस तरीके से, और प्लस आपका जो फ्लूइड है वो फ्लूइड को बॉडी में पंप करते, फ्लूइड को बॉडी में पंप करेंगे। आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखो शॉर्ट में एकदम, देखो डिटेल में नहीं जाना। सो पेशेंट के कमर में से क्या करेंगे, ट्यूब्स लगाएंगे और जो डायलाइजेड फ्लूइड था वो फ्लूइड बॉडी में जमा करेंगे और फ्लूइड बहने के लिए एक पाइप लगाएंगे, मतलब वो जो डायलाइजर था वो मशीन अंदर लगा देने का, ठीक है। वो फ्लूइड के आसपास से फिर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लपेट देंगे, मेम्ब्रेन के आसपास से ब्लड फ्लो होगा और फिर कचरा पानी में आएगा और ब्लड बॉडी में रह जाएगा अंदर का अंदर, और फिर पानी बाहर बहते रहेगा, कंटिन्यूअसली पानी की धार लगते रहेंगी, ओके, और वो पेशेंट का ब्लड ऑटोमेटिकली सेम मैनर में फिल्टर होगा। बस फर्क इतना है, द ब्लड इज नॉट टेकन आउट ऑफ द बॉडी, द ब्लड इज केप्ट इनसाइड द बॉडी, and instead of using artificial membrane, cellophane membrane, you are going to use peritoneal membrane as the filtrating membrane, and same dialyzer is used there also, dialyzer is used here also, but this process is not as efficient as your hemodialysis। इसमें कई बार पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बहुत टाइम जाता है इसमें भी और हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ सकते हैं। so therefore this process is not widely used, widely used process is your hemodialysis।
Okay, and therefore this process, both the processes can increase the chances of lifespan, increased lifespan of that patient because the kidneys are not working normally. ठीक है, सो अगर किसी को किडनी फेलियर हुआ तो या तो उसको अपन डायलिसिस करवा सकते, या अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन, वो बंदे के पास क्या है. द लास्ट ऑप्शन रिमेन्स देयर इज द ट्रांसप्लांटेशन और किडनी ट्रांसप्लांटेशन. लास्ट बिट, आप वो पर्सन को क्या करो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही कर दो भैया, आप कुछ ऑप्शन नहीं बचा. ना डायलिसिस काम कर रहा, ना उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सो फिर दवाई या इलाज नहीं काम नहीं आएगी. तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए अब नई मशीन फिट करो. नई मशीन मतलब फिर से नई किडनी. अब किडनी किसकी लेंगे, तो किडनी तुमको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा. तो आप जो ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन, सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को जो करते हैं, दैट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड इज नोन एज ग्राफ्ट. तुम जो ऑर्गन लगा रहे, सो किडनी का ग्राफ्ट लगाएंगे, लीवर का टुकड़ा लगा रहे, लीवर ग्राफ्ट, बोन मैरो लगा रहे तो बोन मैरो ग्राफ्ट. सो इसका टुकड़ा निकाल के उसको लगा रहे, तो ये जो टुकड़ा लगा रहे मतलब ऑर्गन लगा रहे, इट इज कॉल्ड ग्राफ्ट. विच ऑर्गन इज ट्रांसप्लांटेड इज कॉमनली कॉल्ड ग्राफ्ट. ओके, तो ग्राफ्टिंग कैसा करते हैं, ऑर्गन ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. हो सकता आप इधर के जो ऑर्गन निकाल के कहीं और लगा रहे, फॉर एग्जाम्पल पर्सन की एक ही बॉडी, तो उसका पैर जल गया या हाथ जल गया उसका, या चेहरा जल गया, बर्निंग केस, तो पैर की स्किन निकाल के चेहरे पे लगाते या हाथ की स्किन निकाल के चेहरे पे लगाते. मीन्स यू आर ग्राफ्टिंग द पार्ट्स ऑफ सेम पर्सन फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट. सेम पर्सन, सो कितने आप सेम पर्सन में जब ग्राफ्टिंग करेंगे, सेम पर्सन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट. ओके, इट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट. टाइप्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टाइप्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट. पहला क्या है, ऑटोग्राफ्ट. मीन्स यू आर ट्रांसप्लांटिंग द ऑर्गन्स बिटवीन द सेम पर्सन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट, सेम पर्सन. बट यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर द ग्राफ्ट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस, दो जुड़वा भाई है, आइडेंटिकल ट्विंस, एक जैसे दिखने वाले भाई है, दो बहनें एक जैसी दिखने वाली, उन दोनों के पार्ट्स एक दूसरे की बॉडी को अगर आप ट्रांसफर करें, इसके लीवर, इसकी एक किडनी उसको दे दे रहे ट्विंस की. ओके, इट इज कॉल्ड आइसोग्राफ्ट. आइसोग्राफ्ट, क्योंकि अब दो अलग अलग लोग इन्वॉल्व है, सेम बॉडी रह रही, सेम पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे, तो ऑटोग्राफ्ट. आइसो मतलब दो अलग अलग भाई बहन है, भाई भाई है या बहन बहन है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल ट्विंस है, दोनों एक ही साथ पैदा हुए वाले, तो उनके ऑर्गन सेम सेम रहेंगे, तो इसका उसको चल जाएगा, उसका इसको चल जाएगा. ठीक है. तीसरा रहेगा बिटवीन, ग्राफ्ट इज यूज्ड बिटवीन टू डिफरेंट ह्यूमंस, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट ह्यूमंस ले लो, जैसे कि माँ का उसके बेटे को दिए, या सिस्टर का उसके भाई को दिए, या कोई दूसरे अंकल ने दिए, या कोई तो भी अननोन ह्यूमन बीइंग ने आपके कोई तो भी दूसरी, आपने कहीं से ऑर्गन लिए आपने किसी से, सो वो एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन को, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल ट्विंस, दे आर नॉट सेम पर्सन, बस कोई तो भी ह्यूमन का ह्यूमन को दिए. इट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट. उसको क्या बोलने का, सॉरी, इट इज कॉल्ड एलोग्राफ्ट. एलोग्राफ्ट मतलब डिफरेंट, एलो मतलब डिफरेंट, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का खुद को दिए तो ऑटोग्राफ्ट, ट्विन ब्रदर्स में दिए, ट्विन सिस्टर्स में दिए तो आइसोग्राफ्ट, ह्यूमन का ह्यूमन को बट डिफरेंट ह्यूमन से, सो दे आर एलोग्राफ्ट. और फिर इसके अलावा बिटवीन, ग्राफ्ट इज टेकन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल, अदर एनिमल टू ह्यूमन, इट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट. दो अलग अलग स्पेशीज, जैसे कि पिग्स, सुअर की क्या करे, उसके बॉडी में का लीवर का पार्ट निकाल के ह्यूमन को लगाए. अब वो सुअर कोई रिलेटिव नहीं अपना, भले ह्यूमंस आर पिग्स, बराबर है, सम ह्यूमंस आर पिग्स, रहते कुछ गधे रहते, कुछ तो बंदर भी रहते, लेकिन वो ह्यूमन, वो जो पिग्स है, बंदर है, बकरा है, कोई बकरे की आंख लगा दी है, किसी को पिक्चर में बताते हैं बकरे की आंख लगाए वाली, मैंने एक आंख मेरी नकली है बकरे की, तो वो जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट आपको लगा रहे, तो ग्राफ्टिंग ही जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा. लेकिन ना ये ऑटोग्राफ्ट है, आइसो है, ना एलो है, ये बिल्कुल अजीब ग्राफ्ट है, स्ट्रेंज ग्राफ्ट है. तो स्ट्रेंज के लिए जीनो वर्ड यूज होता है, स्ट्रेंज, जीनो मतलब स्ट्रेंज, किसी अनजान स्पेशीज से अपने को ऑर्गन लिए, दैट इज जीनो. ओके, तो आप किडनी भी या तो ऑटोग्राफ्ट कर सकते क्या, नहीं, सेम पर्सन की किडनी इधर की निकाल के इधर नहीं लगा सकते. ओके, ऑटोग्राफ्ट ऑफ किडनी इज नॉट पॉसिबल. देन
आइसोग्राफ्ट कर सकते, हो सकता है ट्विन ब्रदर से, लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर रहती। तीसरी कंडीशन कर सकते हैं आप बिटवीन डिफरेंट ह्यूमंस कर सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म की किडनी अपने को चलती नहीं, तो किडनी के मामले में जनरली एलोग्राफ्ट करते। उसमें भी दो टाइप्स पड़ते, आप तो एक जिंदा आदमी से ले सकते, लिविंग ह्यूमन से ले सकते, या एक डिसीज्ड ह्यूमन या डिसीज डोनर से ले सकते। डिसीज मतलब जिसको बीमारी वाली नहीं, डिसीज मतलब मर गया वाला, अभी डेथ हुई उसकी, फिर हॉस्पिटल में बोल देने का हमको इसके ऑर्गन डोनेट कर देने के, वो बनना। ओके, इट इज कॉल्ड कैडावेरिक डोनर। कैडावेरिक डोनर मतलब जो डिसीज है, अभी अभी मरे वाला है, कुछ घंटे 6 घंटों के अंदर उसकी किडनी या आईज अपन डोनेट कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन करते कई लोग मरने के बाद। सो उस बंदे की अगर आप किडनी ले रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड कैडावेरिक डोनर, और जस्ट डिसीज डोनर फ्रॉम होम किडनी इज टेकन, इट इज कॉल्ड कैडावेरिक डोनर। और दूसरा डोनर रहता लिविंग डोनर। लिविंग डोनर जो एक्चुअली लिविंग, जैसे कि भाई कोई जिंदा, उसकी फिर बहन, उसकी बुआ वगैरह, मामा वगैरह जो भी रहे। ओके, इसमें भी फिर दो रहेंगे, रिलेटिव और नॉन रिलेटिव। रिलेटिव डोनर और नॉन रिलेटिव डोनर। रिलेटिव डोनर और नॉन रिलेटिव डोनर, जैसे कि वो बंदे की अगर माँ साइड से ज्यादातर चलता, ग्राफ्ट जो रहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो रहते हैं ज्यादातर माँ के साइड से अगर लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो बंदा है उसकी मम्मी, उसके मामा वगैरह, इनकी ज्यादातर उसको जल्दी सूट होंगे। अदरवाइज उसके सगे भाई बहन के भी कई बार सूट नहीं होते, ठीक है। या फिर उसके जो काका है, पापा के साइड के रिलेटिव्स है, उनके साइड के ज्यादा सूट नहीं होते। सो अगर रिलेटिव डोनर है मतलब उसके रिलेशन में कोई डोनर है, या नॉन रिलेटिव बोलते कैसा, दूर का रिलेटिव हो गया कोई, या फिर कोई अनजान बंदा। ओके, अनजान बंदे का डोनेट करे, लेकिन लिविंग है वो, उसने बोला मेरे पास 2 किडनियां, मैं 1 देता, बट सबके पास ही 2 रहती, उसने बोला मैं 1 दे देता, तो वो वाला बंदा नॉन रिलेटिव डोनर। बस फर्क रहेगा कि डोनर कौन है, मरे वाले बंदे से लिए, क्या आपके कोई रिलेटिव से लिए, क्या कोई अनजान बंदे ने आपको डोनेट कर। ऐसे तो बहुत कम मिलते बेचारे अनजान, हाँ मेरी किडनी ले ले चल मैं तुझे दे, ऐसे ह्यूमैनिटी बहुत कम जगह देखने को मिलती। सो बट यस, आई विल सजेस्ट आफ्टर डेथ एवरीवन शुड डोनेट द ऑर्गन्स so that it becomes easy for others to live life normally. Okay, you can see the world even after your death by eye donation of your eyes. You can see the world with the help of your kidneys also, because they will also help someone to live a longer, right? So cadaveric donor भी बन सकते बाद में, अभी जीते जी देने की सोचो मत, बहुत सारी जिंदगी जरूरत पड़ने पे बस काम आ जाना। Okay, so for a person who is having no option other than dialysis, so the last option stands here is the kidney transplantation. कर दो किडनी ट्रांसप्लांट, that also depends on the human leukocyte एंटीजन, HLA एंटीजन, कई टेस्टिंग्स रहती है, ब्लड ग्रुप मैच होना हो पेशेंट का और तुम्हारा, तभी तुम किडनी दे सकते। फिर तुम्हारे एक मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टेस्ट रहती है, MHC टेस्ट, MHC टेस्ट, उसको बोलते हैं HLA टेस्ट, ह्यूमन एंड ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट। मतलब क्या होगा, समटाइम्स योर बॉडी विल रिजेक्ट द किडनी, क्योंकि तुम्हारा अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसमें अपन ने किडनी ट्रांसफर करे उसके मामा की फॉर एग्जांपल, या उसके मम्मी ने डोनेट करे, तो जरूरी नहीं कि उसकी बॉडी वो किडनी को एक्सेप्ट करेंगे। दैट पर्सन्स बॉडी that will be having soldiers, means that WBCs will be there, that white blood cells WBCs will treat that kidney, that transplanted kidney, where they will treat it as a foreign DNA, as a foreign cell, foreign body, उसको बैक्टीरिया समझेंगे, उसको पैथोजन समझने लगेंगे, and that WBCs may kill that kidney, they may destroy that kidney. आपका इम्यूनिटी सिस्टम उस किडनी को डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड दैट किडनी विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन्स बॉडी, एंड इट इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन, एंड दिस हैपेंस इन अबाउट 90% केसेस, 95% केसेस में ऐसा होता। कई लोगों में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लेकिन एक आधे का ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होता, बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ दैट पेशेंट्स बॉडी। Okay, therefore even after kidney transplantation some immunosuppressant drugs, मतलब क्या, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करने वाले, दबाने वाले, रोकने वाले ड्रग्स दिए जाते। उन दवाइयों की वजह से फिर आपकी किडनीज थोड़े से वो उसकी बॉडी में रहना सीख जाते, उसकी बॉडी भी मान लेती चलो बहुत दिनों से अपने रह रहे अपने से, एंड देन द किडनीज कैन बी एक्सेप्टेड बाय द बॉडी ऑफ दैट पेशेंट। अदरवाइज योर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस HLA, okay, that will act as major histocompatibility complex, ये सब
हाई लेवल के कंसेप्ट से। बट अगर ये टेस्ट नहीं करे, ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, तो आपके बॉडी के सेल्स वो किडनी को मार देंगे और अल्टीमेटली जो बेचारे की लेके एक की लेके दूसरे को लगा, वो किडनी भी गई और वो भी चिढ़ जाएगा, यार मेरी किडनी खराब कर दी, लिए तो लिए खराब भी कर दी। ऐसा होता because your body has an ability to identify foreign cells, okay, and this will lead to graft rejection. Your T cells will do this and your T cells will kill your kidney, will destroy your kidney. It is called graft rejection. ऐसा कई बार होता, बट भगवान और उसके बाद आपके अलग फैक्टर, उसके बाद वो किडनी वो पेशेंट में एक्सेप्ट होती है या नहीं, उसी के बाद उसकी आगे की जिंदगी डिपेंड। बट लेट्स होप फॉर गुड कि कई लोगों में ट्रांसप्लांट्स होते और उनके ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होते रहे, ठीक है। देयर वाज अ फर्स्ट पर्सन, चार्ल्स हॉफनेजल, चार्ल्स हॉफनेजल, who did the first kidney transplant in 1954. 1954 में इन्होंने फर्स्ट ट्रांसप्लांट करे थे। इसी तरीके से दो बंदों ने उनके पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे थे, पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे थे, केली एंड डॉक्टर ह्यूम। डॉक्टर ह्यूम एंड डॉक्टर केली बोल के दो लोग थे, ह्यूम एंड केली। सो उन दोनों ने भी इनसे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे थे 1954 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसी वर्ष पहली किडनी ट्रांसप्लांट करे थे। इंडिया में जो वेल्लोर का मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ओके, वेल्लोर कई बार नाम सुना होगा आपने, वो वेल्लोर मेडिकल कॉलेज में 1971 में फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था सक्सेसफुल, ओके। और जो भी बंदा था 8-10 साल जिया, उसके बाद यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, मतलब सक्सेसफुल हुए थे वो किडनी ट्रांसप्लांट्स, ओके। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ योर किडनी ट्रांसप्लांट। ये दो बंदों के अलावा इंडिया में वेल्लोर के कॉलेज में पहले वाला है, तो बहुत फेमस है वेल्लोर का कॉलेज, ओके। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं एमबीबीएस को लगने के लिए, उसके भी एंट्रेंस वगैरह के थ्रू, नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं उसके, बट दैट इज अ वेरी रिपीटेड कॉलेज इन इंडिया, ओके। और इस तरीके से यहाँ पे आपका किडनी डिस्कशन पूरा हुआ, सब किडनी के डिसऑर्डर्स हो गए। टाइप्स ऑफ किडनीज आपको मेटानेफ्रिक किडनीज, मेसोनेफ्रिक किडनीज ये आ रहे हैं, रीड कर लो, इजी पार्ट है, कोई ज्यादा बहुत हार्ड वाला नहीं है। जैसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स रहते हैं, वैसे ही किडनीज में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट है, उस हिसाब से टाइप्स ऑफ किडनीज रहते हैं। हियर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, सारे पार्ट खत्म हो गए, यहाँ पे पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। एनसीईआरटी रीडिंग थरो से करो, पूरे पॉइंट टू पॉइंट जाओ, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, आपको पता ही है। स्टेट बोर्ड के भी नोट्स अच्छे से कैरी आउट कर लो पूरे, उसके अंदर के एडिशनल एक्टिविटीज सब सॉल्व करो, आपको सारे आंसर्स आपके पास है। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। हियर दिस चैप्टर इज डन, विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।